सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 और मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव से पहले बजट का विरोध बढ़ा। 16 विपक्षी दलों के बाद शिवसेना ने भी जताया एतराज। विपक्ष आज चुनाव आयोग से कर सकता है मुलाकात। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें बेनतीजा। हटाए गए 4 जिलाध्यक्षों को अखिलेश ने किया बहाल। आज सुबह 10 बजे बुलाई विधायकों की बैठक। छह दिन की सीबीआई रिमांड पर सुदीप बंदोपाध्याय। टीएमसी का पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन का ऐलान। आगजनी और तोड़फोड़ पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और टी20 की कप्तानी। खेलते रहेंगे मैच। तेंदुलकर समेत दिग्गजों ने धोनी के कप्तानी करियर को सराहा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। बाकी राज्यों में 1 चरण में चुनाव होगा। मतगणना 11 मार्च को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिनमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। सातवें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing Model Code of Conduct. पंजाब की 117 सीटों पर 1 चरण में ही चुनाव होगा। यहां 4 फरवरी को मतदान होगा। गोवा की सभी 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तो वहीं पूर्वोत्तर के मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। 4 मार्च को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 मार्च को दूसरे और आखिरी दौर में 22 सीटों पर मतदान होगा। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. चुनाव आयोग इस बार कुछ नई चीजें भी आजमाने जा रहा है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। वोटर स्लिप के साथ हर परिवार को रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र के बाहर वोटर असिस्टेंट बूथ होगा। पिछली बार 3 बूथों के लिए 1 असिस्टेंट था। शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए खास बूथ बनाए जाएंगे। सेना, अर्धसैनिक बल के जवान और दूतावासों में काम करने वाले ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। उन्हें यह भी हलफनामा देना होगा कि उनके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन और सरकारी आवास का कोई बकाया नहीं है। Candidates will be required to open accounts in their banks and as per our directions, expenses above rupees 20,000 will be made out of this bank account and will be through check. पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड का 26 मार्च को तो उत्तर प्रदेश का 27 मई को।
विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल रणनीति को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। पूरी आशा है कि ये इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे सभी पांचों राज्यों में और कोई भी गड़बड़ न हो। और जाहिर है हम इच्छा करेंगे कि पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। तहसील से लेकर के जिले तक के अफसर, उसमें से बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। तत्काल उनको हटा करके और निष्पक्ष चुनाव के लिए 100% बूथों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करता हूं। प्रदेश में चुनाव होना चाहिए। केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही थी कि चुनाव टल के अप्रैल मई में हो जाए, हम लोगों ने उसका विरोध किया था क्योंकि फरवरी का महीना सबसे अच्छा चुनाव का महीना होता है। हमें भी इस चुनाव के लिए बेताबी से इंतजार था। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन में परेशान थी, कराह रही थी, गुंडा राज था। तो इसका इंतजार कर रहे थे। ये हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली और खुशी वाली खबर है, क्योंकि हम तो पहले से तैयार बैठे हैं और हम तो सोच रहे थे जल्दी से जल्दी हो जाएं, क्योंकि हमारी तो अब तैयारी है पूरी तरह से। दूसरी पार्टियां तो अभी अपने झगड़ों में उलझी हुई हैं। रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को कि लॉ एंड ऑर्डर कारण और इन गुंडागर्दी 57 तो इनके पास गुंडाओं की टीमें हैं जिनके पास बंदूकें हैं, फिर वो शिफ्ट कर देंगे एक जोन से दूसरी जोन तक कि इलेक्शन कमीशन एक जोन में एक टाइम में कराएगा। ये अच्छी बात है। लोग बड़ी बेसब्री से चुनावों की घोषणा के इंतजार कर रहे थे। दोनों पंजाब और गोवा में, पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। वहीं चुनाव से पहले केंद्रीय बजट पेश करने के फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने इस मसले पर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से दखल की मांग की है। इन दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग ने इस मसले पर जल्द राय देने का भरोसा जताया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जब चरम पर होगा, उसी दरमियान 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होना प्रस्तावित है, लेकिन विपक्षी दलों ने इससे ऐतराज जताया है। 16 दलों ने राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत चिट्ठी के जरिए की है। विपक्ष की मांग है कि 2012 की तरह आम बजट चुनावों के बाद ही पेश किया जाए। चुनाव आयोग ने शेड्यूल दिया है, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का सीधा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया है, तमाम विपक्षी दलों ने और चुनाव आयोग से, कि इसको रोका जाए। चुनाव के बाद ही बजट आना चाहिए। These state elections have national implications. The union budget will have impact on the elections in these states. So one has to be realistic, practical. केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। दरअसल साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति बनी थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च कर दिया था। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर जल्द ही अपना फैसला देने की बात कही है। See, the commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties, and this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation and in due course of time will take an appropriate call on this. दरअसल सरकार ने इस बार बजट सत्र को करीब 1 महीने पहले ही बुलाने का फैसला किया है, जिसका मकसद लेखानुदान लेने के बजाय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही इसके प्रावधानों को लागू करना है। लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है, आज तक तो रुका नहीं है। 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। सीसीपीए ने राष्ट्रपति से बजट सत्र के पहले हिस्से के लिए 31 जनवरी से 9 फरवरी तक की तारीखों की सिफारिश की है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बजट का चुनाव के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं करने में दुरुपयोग कर सकती है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा। दिल्ली में कैमरामैन सुदीप्तो के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह दावे के बारे में नियमों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। इधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश बुधवार को भी जारी रही। अखिलेश और मुलायम गुट में सुलह कराने के लिए राज्य सरकार में मंत्री आजम खान ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के कई नेता भी मुलायम सिंह से मिले। संवाद का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर संवाद का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। तो कंफ्यूजन की राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात साफ साफ होनी चाहिए। जो भी बात तय हो वो बिल्कुल एक तरफा हो। मंगलवार को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच कई घंटे तक बैठक हुई, लेकिन दोनों गुटों के अपने रुख पर अड़े रहने से कोई रास्ता नहीं निकल सका। हम भी जानते हैं कि कौन सा हथौड़ा कहाँ काम करेगा, कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगेगा। इसलिए हालांकि हम चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे और सही जगह पर हथौड़ा और सही जगह पर नट बोल्ट लगाने का काम करेंगे। रामगोपाल यादव ने साफ किया है कि अखिलेश खेमा ही असली समाजवादी पार्टी है। अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए उसी पार्टी को, उसी समाजवादी पार्टी को वो समर्थन करें और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। चुनाव चिन्ह पर दोनों खेमों ने दावा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने साफ किया है कि आयोग पुरानी परंपरा और नियमों के आधार पर फैसला करेगा। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। कई महीनों से जारी कलह के बीच रविवार को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका दे दी गई थी। शिवपाल यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। पिता और पुत्र के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई। हालांकि कोशिशें बहुत की गई कि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला उभर कर सामने आए। अब जबकि चुनाव की घोषणा भी हो गई है, तब भी समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति बरकरार है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बीच अखिलेश यादव ने अपने लोगों से पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों और शीर्ष नेताओं की आज बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। अखिलेश खेमे ने 4 जिलों में पार्टी के बर्खास्त अध्यक्षों को फिर से बहाल भी कर दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों के सभी अध्यक्षों को पार्टी का कामकाज संभालने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एक विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बयान जारी करके उन्होंने कहा कि बीएसपी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, ये कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने लखनऊ में उनसे खास बात की। इलेक्शन की घोषणा हो गई है, अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? ओपिनियन पोल्स की बात करें तो बड़ी अच्छी पिक्चर आपके लिए नहीं पेश की जा रही। हमने अपनी पार्टी के तमाम जो सीनियर्स थे, जो हमारी कोर कमेटी है पूरे प्रदेश की, जो जिलों की, उन तमाम लोगों को बुलाया था और उसका वजह सिर्फ यही थी कि जिस तरह से हम
चुनाव में जाना चाहते हैं। वो चुनाव जो 27 साल का अंदर जो एक माहौल बना है, उस माहौल को आज जनता चाहती है, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी के झूठे वादों को लेकर हो, या प्रदेश की सरकारों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो आज हाल किया है उसको लेकर हो। हम जितने सार्थक, हमारे प्रत्याशी जितने मजबूत होंगे, हमारा वर्कर जितना मजबूत होगा, हम चुनाव में इस बार सफलता पाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस तय माना जाए? जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनके परिवार में भी, घर में भी और पार्टी में भी जो ऐसे हालात चल रहे हैं, उस वक्त किसी तरह की टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा। लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे से किसी की भी कोई चर्चा नहीं हुई, ना हमने किसी से चर्चा की है। कौन से मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुद्दे ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, आपको साफ नज़र आ रहा है कि आज देश क्या, प्रदेश क्या, किसान रो रहा है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं पंजाब में बीजेपी के पूर्व नेता नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने ये जानकारी दी। अमृतसर पूर्व से सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर चुनाव लड़ती थी। इस बार वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। चंडीगढ़ में उन्होंने जानकारी दी कि सिद्धू जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर सिद्धू ने बीते साल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जबकि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर 28 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हुई थी। ना है राहुल गांधी का जब और कैप्टन अमरिंदर का, उसको लोगों के सामने पेश करेंगे कि हमारे पंजाब के बारे में सोच क्या है। कोर्स वो मैं पहले कह चुकी हूँ कि वो मेरी सीट से ही लड़ेंगे। राहुल जी और कैप्टन अमरिंदर जी फाइनल कर लेंगे उनका, उसी दिन वो आ जाएंगे। खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माटी अमर मारे तसोया मरमा, माटी अमर मारे तसोया मरमा, आमे सब रोए तो जमा माटी अमरमा। प्रजा आदिवासियों के गीत संगीत की अगर बात करें तो उनके संगीत में मृदंग और एकतारा बेहद अहम होता है। आमे सब रोए तो जमा माटी अमरमा। प्रजा आदिवासी आबादी की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये पूरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती। ये छोटी मोटी खेती करते हैं या जंगल से कुछ उत्पाद जुटाते हैं। आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एमके स्टालिन डीएमके की कमान संभालेंगे। चेन्नई में डीएमके के आम परिषद की बैठक में स्टालिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। स्टालिन के पास पार्टी प्रमुख की सभी शक्तियां होंगी। आम परिषद की बैठक के बाद स्टालिन ने कहा कि वो नई जिम्मेदारी को भारी मन से स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह पिता और पार्टी प्रमुख करुणानिधि के खराब स्वास्थ्य को बताया। डीएमके के 60 साल से भी लंबे इतिहास में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष पद बनाया गया है और इसके लिए पार्टी के नियमों में जरूरी बदलाव किया गया। हाल ही में सत्ताधारी एआईएडीएमके ने भी जयललिता की करीबी सहयोगी रही शशिकला को पार्टी की कमान सौंपी है। सीबीआई कोर्ट ने सुदीप बंदोपाध्याय को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। कल उन्हें भुवनेश्वर में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ता जुटे रहे, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। टीएमसी ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है, जबकि बीजेपी ने कहा कि सीबीआई तो कोर्ट के निर्देश पर काम कर रही है। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पार्टी समर्थकों ने कई जगहों पर जाम और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के कोलकाता निवास पर हमला किया गया, जबकि हुगली स्थित बीजेपी कार्यालय पर आगजनी की गई। हमारा अपराध यही है कि हम लोग हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे हिंदुस्तान में जो आर्थिक हालात है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा चल रहा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। इधर राजधानी दिल्ली में भी टीएमसी के 34 सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने की कोशिश के दौरान सभी को 3 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया गया।
वहीं दिल्ली में चल रही प्री बजट की बैठक का भी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बहिष्कार किया। पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। For this emergency, it is not a financial emergency anymore, it's also an emergency. You're seeing what is happening, and this political vendetta, because Mamata Banerjee's Trinamool Congress cannot be taken on Notbandi. Nothing is going to scare us. We will carry on our movement. Not only the movement will carry on in Bengal, we are going to take it to 5, 6, 7 other states, and we'll continue in Delhi. दूसरी तरफ सुदीप बंदोपाध्याय को कल भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुदीप को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गलत लोगों का साथ देने का आरोप भी लगाया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, जो संविधान की शपथ लेता है, वह कहता है कि केंद्र की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। नोटबंदी का हम विरोध कर रहे हैं इसलिए काम कर रही है। आप नोटबंदी का विरोध करिए, पर ये आरोप लगाना कि नोटबंदी के कारण हम पे बदले की भावना हो रही है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ये सरासर गलत है। चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। सुदीप बंदोपाध्याय को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने इसी मामले में टीएमसी सांसद तपस पॉल को भी गिरफ्तार किया था, जिसे पार्टी ने केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनआरआई के साथ आम लोग भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक के चक्कर काट रहे हैं। 31 दिसंबर को आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक सिर्फ एनआरआई और 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश गए लोग ही अब नोट बदलवा सकते हैं। 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर के संबोधन में कहा गया था कि 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट नहीं बदलवा पाने वाले लोग शर्तों के साथ आरबीआई में 31 मार्च 2017 तक पैसे जमा करा सकेंगे। लेकिन आरबीआई के 31 दिसंबर को जारी सर्कुलर के बाद भ्रम पैदा हो गया है। दिल्ली स्थित आरबीआई दफ्तर पहुंचे आम लोगों के साथ एनआरआई को भी निराशा हाथ लगी है। 500 के 1500 के और 3000 है 4000 के चूहा ने काट दिया सर। पुराने नोट है। यहाँ पे क्या हुआ आज हुआ हमारा, इसीलिए मैं जा रही थी। मैं नहीं घुसने था, मैं जबरदस्ती जा रहे थे। 5000 रुपए अब ये बेकार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था कि 31 मार्च तक जो है ये एक्सेप्ट होंगे, और इस वक्त ये उनका प्रॉमिस जो है फॉल्स है। दरअसल आरबीआई के नए दिशा निर्देशों का लोगों को पता ही नहीं है। रांची में भी आरबीआई दफ्तर पहुंचे लोगों में गुस्सा दिखा। गरीब को ज्यादा परेशानी है, अमीर आदमी तो सब जमा कर चुके होंगे, लेकिन जो बाहर कमाने गए होंगे या जो बीमारी से तंग होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, उनको समय नहीं मिला होगा जमा करने के लिए, घर में कुछ पैसा छूट गए होंगे, है ना। इस तरह में दिक्कत है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री के संबोधन का बचाव किया है। पीएम ने स्पेसिफिक कहा था कि इसकी टर्म्स और कंडीशंस कौन कर सकता है, आरबीआई देगी। द वर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस वाज अ पार्ट ऑफ द पीएम्स एड्रेस। हर एक के पास 50 दिन की सुविधा थी और बड़ी से बड़ी मात्रा में लोग आ चुके हैं, तो परेशानी वाले तो बचे ही बहुत कम है। अब आरबीआई के 31 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के मुताबिक रिजर्व बैंक के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नागपुर कार्यालय में ही पुराने नोट बदले जाएंगे। पुराने नोट बदलने के लिए लोग बड़ी संख्या में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें भ्रम के साथ नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके नोट नहीं बदले जा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च तक पुराने नोट बदलने की बात कही थी, लेकिन आरबीआई के नए सर्कुलर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में कैरोन सुदीप्तो के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक बेनतीजा रही है। दोहरे नियंत्रण और समुद्र के रास्ते व्यापार पर टैक्स जैसे मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि समुद्र के रास्ते व्यापार का मसला जल्द ही सुलझ जाएगा और इसका संवैधानिक हल खोजा जाएगा। राज्यों ने 1.5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार पर टैक्स लगाने के अधिकार की मांग भी दोहराई। वित्त मंत्री ने बताया कि आईजीएसटी विधेयक के मसौदे पर चर्चा हुई और सभी राज्यों ने अपने सुझाव रखे। वहीं टेलीकॉम, आईटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे क्षेत्र केंद्रीय पंजीकरण चाहते हैं। काउंसिल की अगली बैठक 16 जनवरी को होगी। We started the discussion
which was inconclusive. And we've decided to meet on the 16th again so that we are able to untie the knots as far as this issue is concerned. सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की आज जयंती है। इस मौके पर 350वां प्रकाश पर्व देश दुनिया में भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। उनके जन्म स्थान पटना साहिब में मनाए जा रहे भव्य प्रकाशोत्सव पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हिस्सा लेंगे। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भी इस पर्व में शामिल होने के लिए पटना आए हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के मौके पर सुबह से ही जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। साथ ही देश विदेश के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन हो रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम किताब का कल विमोचन किया। इसका लेखन डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे एसएम खान ने किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा क्षेत्रों में तमाम योगदान देने के अलावा डॉक्टर कलाम ने युवाओं से सीधा संपर्क स्थापित करके उनके दिलों में जगह बनाई। किताब विमोचन कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। और बात करते हैं खेलों की दुनिया की। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी है। धोनी ने अपने इस फैसले के बारे में बीसीसीआई को जानकारी दे दी है। बीसीसीआई ने भी कल एक बयान जारी करके इसकी घोषणा की। धोनी इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू होने वाले वनडे और T20 सीरीज में टीम की कमान नहीं संभालेंगे। धोनी ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, इस पर ना तो बीसीसीआई ने कुछ कहा है और ना ही धोनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने कहा कि हर भारतीय क्रिकेट फैन की तरफ से वो एमएस धोनी को बतौर कप्तान क्रिकेट के सारे फॉर्मेट में उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने भी धोनी की कप्तानी करियर की तारीफ की है। धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने नई बुलंदियों को छुआ है। 35 साल के धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीता था। बात करते खास शख्सियत की। आज गुजरे ज़माने के मशहूर संगीतकार और गायक सी रामचंद्र की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए संगीत की अहमियत को संगीत प्रेमियों के दिलों में उतारा। यही नहीं, उनके प्रयासों को संगीत की दुनिया ने हूबहू अपनाया भी। आइए याद करें सी रामचंद्र को उनके संगीत से सजे कुछ गीतों के जरिए। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 और मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव से पहले बजट का विरोध बढ़ा। 16 विपक्षी दलों के बाद शिवसेना ने भी जताया एतराज। विपक्ष आज चुनाव आयोग से कर सकता है मुलाकात। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें बेनतीजा। हटाए गए 4 जिलाध्यक्षों को। अखिलेश ने किया बहाल। आज सुबह 10 बजे बुलाई विधायकों की बैठक। छह दिन की सीबीआई रिमांड पर सुदीप बंदोपाध्याय। टीएमसी का पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन का ऐलान। आगजनी और तोड़फोड़ पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और T20 की कप्तानी। खेलते रहेंगे मैच। सचिन तेंदुलकर समेत दिग्गजों ने धोनी की कप्तानी करियर को सराहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।